तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो वुमेन्स एशिया कप 2022 पहले बात करें ये कहां पे हुआ, ये बांग्लादेश में हुआ अभी 1 से लेके 15 अक्टूबर 2022 तक, जिसको जीत लिया भारत ने। भारत ने किसको हराया इसमें? श्रीलंका को हराया। आप कह सकते हो भारत ने 7वीं बार ये महिला एशिया कप का खिताब जीता है और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं दीप्ति शर्मा। और आप यूं भी कह सकते हो कि वुमेन्स एशिया कप 2022 में भारत ने पुरुषों का बदला ले लिया। मतलब अभी कुछ दिन पहले जो मेंस एशिया कप 2022 हुए थे उसमें भारत हार गया था। अच्छा, वो वाले कहाँ पे हुए थे? वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, जिसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। तो उसको श्रीलंका ने जीता था और यहाँ पे वुमेन्स एशिया कप में हमने श्रीलंका को हरा दिया। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे बर्मिंघम यूके में, जिसमें आपको याद होगा पहली बार वुमेन्स क्रिकेट को शामिल किया गया था। तो उसमें वुमेन्स क्रिकेट में पहले स्थान पे रही थी, यानी कि गोल्ड जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। सेकंड पे था भारत, यानी कि सिल्वर रहा था भारत के नाम। ये हम क्रिकेट में रैंकिंग की बात कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल रैंकिंग की बात नहीं कर रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ओवरऑल रैंकिंग क्या रही। तो ओवरऑल रैंकिंग की अगर आप पूछोगे तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था, भारत चौथे स्थान पे था। और आपको याद होगा इसी साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुए थे न्यूजीलैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था उसको इंग्लैंड को हरा करके। और इसी तरह से आपको याद आएगा वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में ये होंगे भारत में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि 6 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो आंसर होगा मिताली राज। चलो आप तो ये बताओ, अभी ईरानी ट्रॉफी मन क्रिकेट से है, इसको किसने जीता था? शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके। रणजी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है, इसको मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हरा करके। और दलीप ट्रॉफी इसको वेस्ट जोन ने जीता है साउथ जोन को हरा करके। 2022 में जो आईपीएल हुए 15वां एडिशन था भारत में हुआ, गुजरात टाइटंस ने इसको जीता राजस्थान रॉयल को हरा करके। अच्छा, डूरंड कप अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये याद रखना डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। इसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। और इस साल जो संतोष ट्रॉफी का 75वां एडिशन हुआ उसको केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आपको याद होगा अभी जो 36वें नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय खेल हुए थे कहाँ पे? गुजरात में हुए थे। गुजरात के 6 शहरों में हुए थे। उद्घाटन इसका अहमदाबाद में हुआ था। उसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने रिवाइज किए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रुद्रांश पाटिल। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप यह भी अक्टूबर 2022 में हुई। कहाँ पे हुई? इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। और उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है रुद्रांश पाटिल ने। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस तरह से वे अभिनव बिंद्रा के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले केवल मात्र दूसरे भारतीय बन गए हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बताओ इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रोवर है ये। डिस्कस थ्रोवर कौन? कमलप्रीत कौर, जिन पे अभी 3 साल का बैन लगा दिया गया। अच्छा, अभी आपको नोबेल पुरस्कारों का ट्रिकी वीडियो बना करके दिया था, तो वहां पर भी हमने देखा था बैन लगाया गया था। किस पे? डायमंड पे। क्यों? क्योंकि लोग डाई हो रहे थे, मर रहे थे। तो इस तरह की ट्रिक बताओ हमने कहां पे पढ़ी थी? मतलब उन 3 लोगों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बताओ। और एक और प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो आंसर होगा अंशुला राव। ये नाम भी याद रखना। और कमलप्रीत कौर बता ही दिया आपको, डिस्कस थ्रोवर से इनका संबंध है, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन किया, इस कारण से। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 2023 में AFC एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा कतर। तो अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने यह घोषणा की है कि 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट ये कहां पे होंगे? ये कतर में होंगे।
और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात 2027 में AFC एशिया कप की मेजबानी करेंगे। याद रखना ये हर 4 साल में होते हैं। तो इसका आखिरी संस्करण हुआ था 2019 में, कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसको किसने जीता था? कतर ने जीता था। और आपको बता दूं ये जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कोपा अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना महाद्वीपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका पहला संस्करण हुआ था 1956 में हांगकांग में। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मुझे बताओ, जो क्रिकेट में जो एशिया कप है वो महिलाओं की पहले बात करते हैं। महिलाओं का जो एशिया कप है वो अभी कहां पे हुआ था? बांग्लादेश में। जिसको किसने जीता? भारत ने जीता है 7वीं बार। अभी किसको हराया? श्रीलंका को। और जो पुरुषों का एशिया कप था क्रिकेट में, जो हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको जीता था श्रीलंका ने। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। एक तो ये फैक्ट याद रखना। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभी किस राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा उड़ीसा ने। डूरंड कप के बारे में आपको पता है? डूरंड कप 2022 ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको किसने जीता? बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। किसको हराया? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को। अभी संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे, जो कि इस साल इसका 75वां एडिशन था। उसको केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। तो डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, दोनों का संबंध आपके फुटबॉल से है। आपको याद है अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने। उसके अलावा आप जानते ही हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा कहां पे? कतर, दोहा में। इसका शुभंकर क्या है? लाइव है। और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस। उसके अलावा जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये कहां पे हुए? ये भारत में हुए। अगर आपसे पूछूं कि 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? सुनील छेत्री को। जबकि महिलाओं में चुना गया था मनीषा कल्याण को। और बताओ कि बाइचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, कहां पे? नामची, सिक्किम में। वैसे फीफा की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पदक विजेता कौन बनी है? तो आंसर होगा हर्षदा गरुड़। तो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 ये हुआ कहां पे? मनामा, बहरीन में। अभी 6 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 तक हुआ। और इसमें पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर बन गई है ये हर्षदा गरुड़। किस कैटेगरी में इन्होंने पदक जीता? 45 किलोग्राम कैटेगरी में। और कौन सा मेडल जीता? तो ब्रोंज मेडल जीता। हर्षदा गरुड़ से आपको शायद याद भी आएगा, नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये, हर्षदा गरुड़ नाम है। चलो कुछ प्रश्नों के उत्तर दो आप। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर देना कि अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद जलूद। और वैसे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में। अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के भी नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम क्या है? सहदेव यादव है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। और आप जानते हो ये अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी बनी थी। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और मैंने ये प्रश्न ही आपसे क्यों पूछा? क्योंकि ये एक वेटलिफ्टर है। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। अच्छा बताओ, अभी कमलप्रीत कौर पे डोपिंग आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। इनका संबंध किस खेल से है? ये डिस्कस थ्रोवर है। अभी आपको याद है क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बताओ 37वें नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे, राष्ट्र खेल होंगे अगले साल 2023 में, वो कहाँ पे होंगे? वो गोवा में होंगे। अभी 36वें कहाँ पे हुए थे? गुजरात में हुए थे, जिसका शुभंकर क्या है? सवज यानी कि शावक। जिसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था, सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे रहा हरियाणा। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में ई कचरे के
सही निपटान को बढ़ावा देना और पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना। पहली बार इसे 2018 में मनाया गया था। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है तो रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। और आपको बता दें 14 अक्टूबर को ही विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अब यहाँ से दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होमवर्क प्रश्न है आपके, बताना इसको। एक तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बनेगा, और देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये कहाँ पे बना है। आप इसके उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। तो ये जो दिन है ना, हम पहली बार मना रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मना रहे हैं? 12 अक्टूबर को। आपको पता है पूरे विश्व में भालू की आपको 8 प्रजातियां मिलेंगी, उनमें से एक प्रजाति जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है उसी को कहते हैं स्लोथ। तो इस दिन को स्लोथ बियर यानी कि आप कह सकते हो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय भालू प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जा रहा है। ये जो स्लोथ बियर है ये मुख्य रूप से क्या खाता है? दीमक वगैरह, चींटियां वगैरह खाता है। इन्हें शहद भी पसंद होता है, इसीलिए इनको हनी बियर भी कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बता दोगे वैसे आप लोग सब, फिर भी पूछ लेता हूं कि अभी लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरेस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये कहां पे स्थापित होगा, ये बताओ। अब जैसा कि आपने देखा इस प्रश्न में खास बात क्या है, ये दिन हम पहली बार मना रहे हैं। तो एक काम करते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहली बार मनाया है। जैसे कि आपको याद होगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को पहली बार मनाया, इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच में, और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हम मना रहे हैं 27 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे मनाया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मना रहे हैं, कब? 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मना रहे हैं। एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आपने मनाया 14 अगस्त को। जनजातीय गौरव दिवस आपने मनाया 15 नवंबर को। एक भाला फेंक दिवस ये आपने मनाया 7 अगस्त को। ये नए डेज ही हैं, पहली या दूसरी बार आपने मनाया, इनको ध्यान रखना। जो नए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने भी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद आपको दोनों याद रखने हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रश्न हमारा है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। तो हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है ये ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों को महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहली बार इसको 2008 में मनाया गया था। और आपको पता है जब भी इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आप खुद से कोशिश करें, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अक्टूबर के जो जो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है वो लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हम क्या करेंगे, मैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कब? 8 मार्च को। अभी राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे ये तो आप जानते ही हो 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। सरोजिनी नायडू, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये राजस्थान की पहली महिला गवर्नर भी थी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? ये 11 फरवरी को होता है। आप बता सकते हो, अभी गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान शुरू हुआ था, उसका नाम क्या है? आंचल अभियान। और नारी को नमन योजना ये किसने शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश में। मतलब राज्य की जो महिलाएं हैं उनको सरकारी बसों में 50% किराए में छूट मिलेगी इसमें। तो ये फैक्ट्स भी याद रखना। बाकी देखो 15 अक्टूबर को हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी जयंती भी होती है। और इस दिन को भारत में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी याद किया जाता है। अच्छा, प्रश्न अगर पूछ ले कि इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब मिला, तो 1997 में मिला था। तो ये फैक्ट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताओ अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। तो याद रखना हर साल 16 अक्टूबर को ये वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना दुनिया भर में भूख और भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, वैसे 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए। और इस बार की थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रोम, इटली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यूयू डोंग। अच्छा चलो फिर बताओ अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। तो हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है इस बार की? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। चलो फिर बताओ अभी इराक की संसद ने किसे अपना अगला राष्ट्रपति चुना है? तो आंसर होगा अब्दुल लतीफ राशिद को। तो अभी इराक की संसद ने पूर्व मंत्री अब्दुल लतीफ राशिद को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है। आप जानते हो अभी श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? दिनेश गुणवर्धन है। फ्रांस के नई प्रधानमंत्री बनी एलिजाबेथ बॉर्न। और इसराइल के भी 14वें प्रधानमंत्री बने थे यायर लैपिड। लेकिन बात तो यहाँ पे इराक की है, तो ये रहा मैप में इराक। तो इराक की कैपिटल क्या होती है? बगदाद। करेंसी है इराकी दिनार। और प्रधानमंत्री यहाँ पे है मुस्तफा अल कदीमी। और अब राष्ट्रपति कौन होंगे? अब्दुल लतीफ राशिद। याद रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है? तो आंसर होगा जागृति यादव। तो लखनऊ की 20 साल की है ये जागृति यादव, जो अभी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है। अच्छा, आपको याद होगा अभी ब्रिटेन में भारत के नए हाई कमिश्नर कौन बने थे? विक्रम दुर्रेस्वामी। और वे ब्रिटेन की नई गृह सचिव बनी थी जो कि भारतीय मूल की है। उनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। और इनसे एक और प्रश्न आपने पढ़ा था कि अभी इनको पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला था। और आपको याद है एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। और मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए गृह मंत्री कौन बनी थी? मीनाक्षी वर्मा बनी थी। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना इनको भी। बढ़ते आगे। अब बताओ हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मृणालिनी श्रीवास्तव। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो अभी केंद्र सरकार ने मृणालिनी श्रीवास्तव को इसका निदेशक बनाया है। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत होती है, यानी कि नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005। कब होती है? 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई। 2005 का अधिनियम है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष वही हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष वही हैं जो CSIR के अध्यक्ष हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अध्यक्ष वही हैं जो अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब इसके निदेशक बन गई हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। इनका नाम भी याद रखना। आपको याद है भी CSIR की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बने और नए CEO बने परमेश्वरन अय्यर। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ अक्टूबर 2022 में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी है, यानी कि फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अच्छा, हमारे कोल मंत्री कौन है? कोयला मिनिस्टर कौन है? ये बताओ आप। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, यानी कि इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इसका मकसद है भारतीय कोयला क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्र मिशन के बीच तालमेल कायम करना। आप जानते हो कोल माइनर्स डे होता है एक, कोयला खनिक दिवस। वो कब मनाते हैं?
4 मई को। और आप जानते हो भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में। और कोयले की बात हो रही है तो आपको एक प्रश्न बता दूं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, एक स्टैटिक प्रश्न है। आपको ऑप्शन में 4 तरह के कोयले दिए जाते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कोल, और पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोल कौन सा है और सबसे अच्छा कोल कौन रहेगा जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। वो 4 ऑप्शन है आपके पास, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और कैसे याद रखना है इसको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एल आता है और फिर पी आता है अल्फाबेट्स में। तो ए वाला सबसे अच्छा है, फिर बी, फिर ये लिग्नाइट और ये फिर पीट। तो सबसे अच्छा पूछ ले या सबसे बेकार पूछ ले तो आप इस तरह से आंसर कर दोगे, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित देश का पहला संग्रहालय ये खोला गया? किस देश में? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो महात्मा गांधी जी के नाम पे एक संग्रहालय खोला गया है अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये अमेरिका में पहला है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के उपदेश और जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला था, तो आप आंसर करोगे अमेरिका में। और उसका नाम क्या था, किस नाम पे खुला? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। और भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे खुलेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। आपसे मैं अगर पूछूं कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, सब आंसर कर दोगे 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए तो हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका कि अगले साल यानी कि 2023 में जो हम प्रवासी भारतीय दिवस है, एनआरआई डे, ये कहाँ पे मनाएंगे? तो आंसर होगा इंदौर में। और देखो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और आता है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह अवसर था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का, और इस अवसर पर उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। तो एक और पॉइंट क्लियर हो गया आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1916 में। और एक चंपारण सत्याग्रह, यहां से काफी बार प्रश्न बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में किया गया ये उनका पहला सत्याग्रह था। तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं यहां से? एक प्रश्न तो ये बन जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह ये किससे संबंधित है? तो आंसर होगा नील की खेती से। और कब हुआ था ये? 1917 में हुआ था। और कई बार मैं आपको बताता हूं या कई सारे टीचर भी आपको बताते होंगे कि एग्जामिनर क्या करता है, एक ही प्रश्न को तरीके से पूछता है। एक प्रश्न तो देखो अभी मैंने आपको बताया, पूछ लेगा कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो आप आंसर कर दोगे 1917 में। एक बार एग्जामिनर ने इसी प्रश्न को कैसे पूछा, सुनो, कि महात्मा गांधी जी ये चंपारण कब आए थे? तो चंपारण गए थे, काय के लिए गए थे? इसी के लिए गए थे, यानी कि आंसर इसका 1917 ही होगा। और चंपारण है कहाँ पे? बिहार में है, ये भी याद रखो। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है ये कि महात्मा गांधी जी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और इसी को एग्जामिनर क्या पूछता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह ये कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को ही, जिसे ही तो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो शुरू तो होती है ये दांडी यात्रा कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। कब? 12 मार्च 1930 को। और समाप्त कब होती है? 6 अप्रैल 1930 को, जब उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ गुजरात के दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। और यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 को। अच्छा, मुझे बताओ, जो ये दांडी यात्रा हुई थी ये पैदल यात्रा थी, कितनी दूर वो चले थे? दूरी पूछते हैं कई बार एग्जाम में। तो आंसर होगा 240 मील। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन, अभी तक 2 ही वीडियो मैंने अपलोड किए थे जिसमें डेली 15-15 क्वेश्चन में अपलोड कर रहा था। वो सारे वही क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और मैंने आपको ये भी कहा था मैं रेंडमली कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ,
मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे, उससे संबंधित जो भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो एक साथ कराने की कोशिश करूंगा। एक साथ कराऊंगा तो उससे फायदा क्या होगा, आपको पता लगेगा कि एक ही प्रश्न को एग्जामिनर कितनी तरह से पूछ रहा है और वो टॉपिक ही आपका कंठस्थ हो जाएगा। जितने भी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड वो मैक्सिमम हम करने की कोशिश करेंगे, तो वो टॉपिक आपका ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन वीडियोस में मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया तो फिर हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ, रेस्पॉन्स मिला नहीं। तो अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली फर्स्ट टाइम देख रहा है तो एक बार जाओ उन वीडियो को जाकर के देखो। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में या स्टडी ग्रुप में शेयर करो, ताकि अगर उन पर रेस्पॉन्स आए तो हम आगे मेहनत करें। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उस पनडुब्बी का, उस सबमरीन का नाम पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा INS अरिहंत। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका यही बन गया कि भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी सबमरीन ये कौन सी है, तो आंसर होगा INS अरिहंत। और अभी इस INS अरिहंत से ही बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। और इस सबमरीन का जो डिजाइन है ये रशिया की अकुला 1 श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। इस पनडुब्बी की बात करें, इस सबमरीन की INS अरिहंत की, तो इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी है 6000 टन तक वजन उठाने की, और इसको 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और जब इसको शामिल किया गया भारतीय नौसेना में, उसके बाद भारत विश्व का 6ठा देश बन गया जिसके पास इस तरह की सबमरीन हुई। और इसी से संबंधित एक उत्तर प्रदेश में पेपर हुआ था, वहां पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहां बनाया गया। अब आपको सारी नॉलेज हो गई, लेकिन उसने प्रश्न ये पूछ लिया कि कहां पे बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में जो नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र है वहां पे इसको बनाया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो आंसर होगा INS विक्रांत। और इसका निर्माण कहाँ पे हुआ, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में। आपको याद है रिम्पैक एक्सरसाइज, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से, INS सतपुड़ा। और INS तलवार की अगर बात करते हैं तो खाड़ी देशों में भारत के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन संकल्प लॉन्च हुआ था, तो इसमें INS तलवार इसको नियुक्त किया गया था। तो ये याद रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। और हमारे जो गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, अभी उन्होंने MBBS की हिंदी किताबों को यहाँ पे लॉन्च किया है। अच्छा, हिंदी से 2 डे आपको याद रखने हैं। एक तो वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को होता है, और नेशनल हिंदी डे ये होता है 14 सितंबर को। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, जामताड़ा जिला है। और ये किस राज्य का है, झारखंड का है। और बताओ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत ये कौन सी है, ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव है। चलिए, फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर होगा 107वें स्थान पे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति और खराब हो गई है। डेटा के अनुसार भारत 6 स्थान नीचे खिसक करके 121 देशों में 107वें स्थान पे पहुंच गया। आपको याद होगा पिछली बार भारत 116 देशों की रैंकिंग में 101वें स्थान पे था, और भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इनकी रैंकिंग हमसे बेहतर बताई गई है। बताओ, आपको सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान, ये इसकी रैंक क्या है, 99वें स्थान पर है। ये देख रहा है विनोद। और उससे भी बढ़कर श्रीलंका, सुनो आप, तो 64 नंबर पर है। अब विनोद देख नहीं रहा, विनोद मर गया। और भारत 107वें स्थान पर है। खैर, अब जो भी घपला है या सच्चाई है, हमें तो एग्जाम के लिए इसकी रैंकिंग याद रखनी है। भारत 107वें स्थान पर है। अच्छा, मुझे बताओ वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी का जो पुलिस विभाग है सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है, तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा।
इस रैंकिंग को किसने जारी किया? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने। तो बड़े राज्यों में तो हरियाणा और छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पे रहा। एल्बर्ट डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा 21। तो ये साइंटिस्टों पर, वैज्ञानिकों पर एक रैंकिंग है कि भैया किस देश के वैज्ञानिक किस पर काम कर रहे हैं, कैसा वो काम कर रहे हैं। तो इसमें भारत को 21वें स्थान पर रखा गया है। इसमें दुनिया के टॉप 2% में 52 भारतीय वैज्ञानिक हैं और हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं JB सिंह, उनको भारत के वैज्ञानिकों की सूची में टॉप पे रखा है। वैसे भारत तो 21वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। तो इस इंडेक्स में वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक प्रदर्शन, उसकी वैल्यू और साइंस को लेकर उनकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर यह रैंक की गई है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 107वें नंबर पर है। उससे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने पढ़ा था, भारत 40वें स्थान पर है और टॉप पे स्विट्जरलैंड है। एक ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे वियतनाम है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, मानव विकास सूचकांक, उसमें भारत 132 नंबर पर है, टॉप पे उसमें स्विट्जरलैंड था। तो ये सब याद रखना, जल्दी आपको इंडेक्सेस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027-28 तक दुनिया का कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर होगा तीसरे नंबर की। तो अभी 11 अक्टूबर 2022 को एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 और इसमें बताया गया कि 2027-28 तक भारत ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2028-29 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि भारत यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे है जर्मनी। देखो IMF की बात करें, स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है और इसके टोटल मेंबर कंट्री हैं 190 और 190वां सदस्य देश कौन सा बना था? एंडोरा बना था। मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं और अभी इसकी पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? गीता गोपीनाथ, जो कि इसकी पहली चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। वैसे अभी इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? पियरे ओलिवियर। और आपको याद होगा गीता गोपीनाथ ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी थी। पहले भारतीय थे रघुराम राजन। और देखो IMF से 2 रिपोर्ट आपको याद रखनी। एक तो अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसको जारी करता कौन है? IMF। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक और याद रखना ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको भी IMF के द्वारा जारी करता है। और एक और याद रखना ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको भी IMF जारी करता है। अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर आप दो कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इसको कौन जारी करता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। बताओ आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री डिवाइन नाम की एक नई योजना को मंजूरी दी है। ये किससे संबंधित है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से। पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो, प्रधानमंत्री डिपार्टमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास करने के लिए प्रधानमंत्री डिवाइन योजना की घोषणा की थी, जिसे अभी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 6600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए अगले 4 सालों के लिए। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में नागालैंड के जो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, इन्होंने अभी कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अभी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। तो राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को भी इस योजना के तहत इन पेशेंट उपचार प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा
और इस योजना से जो भी राजस्व आएगा उसको अस्पतालों के द्वारा अपनी अपनी सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2022 में किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी। तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम कामरूप। और कामरूप से आपको क्लिक करेगा कि असम का पुराना नाम कामरूप ही था, तो यानी कि IIT गुवाहाटी में इसे स्थापित किया है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बड़ी आसानी से पता लगा दोगे इसको तो आप। अच्छा, किस मिशन के तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि कब शुरू होता है? 2015 में। कब तक के लिए? 7 सालों के लिए। और उद्देश्य क्या है इसका? 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर का विकास करना और इन सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना। मतलब आप कह सकते हो देश के अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसने शुरू किया? सीडेक ने। सीडेक पुणे। सीडेक मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग कंप्यूटिंग। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा विजय भाटकर को। और विश्व में किसे कहा जाता है? सेमोर क्रे को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और अभी आपको याद होगा परम प्रवेगा ये कहां पे स्थापित किया गया? तो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर इसे IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। उसी तरह से अगर पूछे परम गंगा कहां पे स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। और गंगा से याद आएगा ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से भारतीयों को जो लाने का ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे अभी परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहां पे स्थापित किया गया, तो IIT खड़गपुर में। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में। और परम अनंत को IIT गांधीनगर में। अच्छा, मुझे बताओ विश्व का सबसे ताकतवर या मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी तक जापान का फुगाकू था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? अब अमेरिका का फ्रंटियर हो गया है। यह आप याद रखना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये कब मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये भी याद रखो 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करवाए, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये संचालित होगी कहां से कहां? तो आंसर होगा ऊना से नई दिल्ली। ऊना ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो आप जानते हो वंदे भारत ट्रेन ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। पहली वाली कहां से कहां चल रही है? नई दिल्ली से कटरा। कटरा जम्मू कश्मीर में है। दूसरी वाली नई दिल्ली से वाराणसी। और अभी तीसरी चली थी कुछ दिन पहले गांधीनगर से मुंबई। और अब ये चौथी चलेगी ऊना से नई दिल्ली। वंदे भारत का ही दूसरा नाम ट्रेन 18 भी है, ये भी याद रखना। इसका निर्माण कहां पे किया जा रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ये भी याद रखो। और हमारा टारगेट क्या है? 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को बनाना, इसलिए जल्दी जल्दी बन रही है। अगर आपसे पूछूं मैं कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन मेट्रो स्टेशन कहां पे बन रहा है, तो आंसर कर देना सूरत में। और जब भी ये बुलेट ट्रेन चलेगी कहां से कहां? अहमदाबाद से मुंबई। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, आप जानते हो हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। और अगर मैं आपसे पूछूं विनय कुमार सक्सेना कौन है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन है। और बताओ अभी जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। और भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए अभी किस IIT के साथ समझौता किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। IIT मद्रास के साथ में। भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। 18वें का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। और इन रेलवे जोन में एक मेट्रो भी है, 17th रेलवे जोन। कौन सा? कोलकाता मेट्रो। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? E श्रीधरन को। अभी आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था और उसका नाम क्या है? कवच। मतलब एक ही पटरी पे अगर आमने सामने की तरफ ट्रेन आती है तो उनको टकराने से रोकेगा ये सिस्टम। और अगर आपसे पूछे ना कि भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा, तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली में। और रेलवे में कुछ नेम चेंज हुए वो भी आप याद रखो। जैसे कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल के ट्रेन मैनेजर कर दिया। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। और भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो हो गया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस हो गया।
कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे हो गया। और मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कर दिया। और अगर आपसे पूछे कि पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन, तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्र समुद्री अभ्यास जिसका नाम है इब्सामार 7, मतलब ये इसका 7वां संस्करण है, इसमें कौन सा एक देश है जो शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो इब्सामार ये एक नेवल एक्सरसाइज है। 3 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आई मतलब इंडिया, बी मतलब ब्राजील और एस ए मतलब साउथ अफ्रीका। ये अभी 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित हुआ था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में। और इसमें भारत की तरफ से INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया। चलो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का हम रिवीजन करते हैं। आपको बताएं, अभी उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज हमने किसके साथ में किया था? मलेशिया के साथ में। अभी ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नाम के एक्सरसाइज का आयोजन किया था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ वज्र प्रहार नाम का। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसी साल हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था किर्गिस्तान के साथ में। और याद रखना, अभी भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी हुआ उत्तराखंड के औली में। इसी साल हमने ओमान के साथ एक एक्सरसाइज किया था अल नजाह नाम का एक्सरसाइज। कहाँ पे? राजस्थान में। वियतनाम के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज किया विनबैक्स एक्सरसाइज हरियाणा में। बांग्लादेश के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया? संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था बांग्लादेश में ही। अच्छा, अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था, उसमें हमारी जो भारतीय वायुसेना है ये 3रे स्थान पे रही। पहले स्थान पे अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पे रशिया की वायुसेना और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो अभी केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और एक बार जब काम पूरा हो जाएगा इस पुल का, तो ये पुल दुनिया में अपनी तरह का तो दूसरा और भारत में पहला पुल होगा। इस पुल से हैदराबाद और तिरुपति के बीच जो कुल दूरी है वो 80 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। इसको बनाने में जो लागत आएगी वो लगभग 1082.56 करोड़ रुपए आएगी। अच्छा, मुझे आप बताओ, श्रीशैलम बांध ये आपको मिलेगा कृष्णा नदी पर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे मैं पूछूं उकई डैम आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको गुजरात में मिलेगा, ताप्ती नदी पे। और कडाना बांध ये भी आपको गुजरात में मिलेगा, लेकिन माही नदी पे। डंटीवाड़ा बांध आपको मिलेगा गुजरात में ही, बनास नदी पे। और भाखरा नांगल डैम आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, सतलुज नदी पे। टिहरी डैम आप जानते ही उत्तराखंड में मिलेगा आपको, भागीरथी नदी पर। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जिसे आप रिहांड डैम भी कहते हो, ये आपको कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में, रिहांड नदी पर। मेट्टूर डैम आपको तमिलनाडु में मिलेगा, कावेरी नदी पे। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो, हीराकुड डैम ये सबसे लंबा डैम है, यह आपको कहाँ पे मिलेगा और किस नदी पे मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर दो आप। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मां भारती के सपूत। तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो इस त्रिसेवा कोष का उपयोग सैन्य अभियानों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तीनों सेनाओं के कर्मियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, अभी केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो आप जानते हो, अग्निपथ योजना। और जिन स्टूडेंट्स का, जिन युवाओं का इसमें सिलेक्शन होगा, उनको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर के नाम से उनको जाना जाएगा। ये भी याद रखना। आप पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने अभी दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। तो ये है शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। कौन देता है इसको? यूनाइटेड अरब अमीरात।
और इस बार ये कौन से नंबर का है, तो ये दूसरे नंबर का है, सेकंड है। और किसे मिला? प्रोफेसर वजाहत हुसैन को। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और इन्हें ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि पारंपरिक चिकित्सा में काम करने के लिए ये पुरस्कार मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूं, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना और आंसर देना कि 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम बताइए। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में और हमने कई बार पढ़ा इसे। तो आंसर होगा ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इस पुरस्कार को, कौन सा पुरस्कार? शेख जायद बुक अवार्ड। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो पहली भारतीय मूल की व्यक्ति थी ताहिरा कुतुबुद्दीन, उनको मिला था वो अवार्ड और वो 15वें नंबर का था। लेकिन यहां पे जो बात कर रहे हैं वो दूसरे नंबर का है और यह है शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जो प्रोफेसर वजाहत हुसैन को मिला है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसी तरह से आपको याद आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी को भी तो एक अवार्ड मिला था इसी तरह का। जायद जायद सुन के आपको है ना दिमाग में क्लिक जरूर कर रहा होगा, अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो वो जो है वो आपने पढ़ा था कि वो यूनाइटेड अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था जिसको कहते हैं जायद मेडल। वो मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में। बाकी आप जानते हो अभी 32वां बिहारी पुरस्कार मिला माधव हाड़ा को। और भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं ये सृष्टि बख्शी, जिनको चेंज मेकर अवार्ड मिला था। और आपको याद होगा भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को 2022 के गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। उनमें से एक भारतीय हैं डॉक्टर राधिका बत्रा, उनका नाम है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। और यूनाइटेड अरब अमीरात देता है ना इस पुरस्कार को, तो आपको याद है अभी जो एशिया कप हुआ था पुरुषों का, वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको श्रीलंका ने जीत लिया था पाकिस्तान को हरा करके। और अभी महिलाओं का जो एशिया कप हुआ उसमें हमने श्रीलंका को हरा दिया, मतलब भारत ने जीत लिया और श्रीलंका हार गया। ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। अब बताओ अक्टूबर 2022 में किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो मेघा से आपको पता लग जाएगा यहाँ बात हो रही है मेघालय की। तो ये है मेघा कयाक फेस्टिवल 2022। मेघा से आपने कहा मेघालय है। कयाक का मतलब क्या होता है? कयाक का मतलब होता है बोट, नाव। तो मतलब इस फेस्टिवल में बोटिंग वगैरह होगी, नाव वगैरह होगी। और किस नदी पे चलेगी? तो मेघालय की ट्रेव नदी पे इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये नदी एक व्हाइट रिवर है। व्हाइट रिवर मतलब प्रदूषण मुक्त है। और इस फेस्टिवल का ये 5वां संस्करण है, ये भी याद रखना। ये भी 13 से लेकर 16 अक्टूबर तक हुआ। तो हुआ क्या इसमें, जो व्हाइट रिवर गेम्स होते हैं उनका यहाँ पे आयोजन हुआ। व्हाइट रिवर गेम्स मतलब जैसे कि राफ्टिंग वगैरह, वो गेम्स जो पॉल्यूशन फ्री होते हैं, मतलब उनसे पानी दूषित नहीं होता। इसमें 20 देशों ने हिस्सा लिया। मुझे बताओ बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहोगे तेलंगाना में, बिल्कुल सही। लेवेंडर फेस्टिवल ये पहली बार मनाया गया, कहाँ पे? जम्मू में। एक साओ जोआओ ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? गोवा में। और अभी चौथा शिरुई लिली फेस्टिवल ये मनाया गया था। शिरुई लिली कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में। पहला नागा मिर्च फेस्टिवल अभी मनाया गया था नागालैंड में। और नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। फिर बताओ अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा भारत में। इंटरपोल मतलब द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसकी 90वीं महासभा की मेजबानी किसने की? भारत ने की। अभी 18 से लेके 21 अक्टूबर तक ये हुआ, कहाँ पे? नई दिल्ली में। वैसे इससे पहले भी भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। कब? 1997 में। इंटरपोल की बात करते हैं तो देखो 1923 में इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग यानी कि ICPC के रूप में हुई थी। फिर 1956 में इसका नाम बदल करके इंटरपोल कर दिया गया। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 195 है। भारत 1949 में इसका सदस्य देश बना था। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा देता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लियोन, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और अभी आपको याद होगा जो भारत है वो 68 नंबर का देश बना था इंटरपोल के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस को ज्वाइन करने वाला। ये भी ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। अब बताइए अभी हाल ही में पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा कलमाने कामेगौड़ा का।
तो पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर कर्नाटक के कलमाने कामेगौड़ा का भी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पहाड़ी इलाके में आने वाले अपने गांव में 16 तालाब बनाए थे और जल संरक्षण के कार्यों में शामिल होने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में मन की बात जो कार्यक्रम आता है ना उनका, उसमें उनकी प्रशंसा की थी, तारीफ की थी। नाम था कामेगौड़ा, लकड़ी की काटी कांटे पे घोड़ा, इनका नाम था कामेगौड़ा। आपको याद होगा अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी जिनका निधन हो गया? जयंती पटनायक। भारतीय इंटरनेट के जनक थे बीके सिंगल, इनका भी निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के जनक थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, इनका भी अभी निधन हो गया। चलो मुझे आप बताओ, जैव विविधता के जनक कौन थे जिनका भी कुछ समय पहले निधन हुआ? E.O. विल्सन। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया? डॉक्टर अब्दुल कादिर। और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया? नरेंद्र सिंह। और चीन के हाइब्रिड चावल के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया? युआन लॉन्गपिंग। तो ये भी चर्चा में थे, नाम ध्यान रखना, इनको भी पढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया और उन्होंने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक को भी शुरू किया। इसमें क्या होगा, जितने भी यूरिया बेचने वाली कंपनियां हैं भारत में, वो सब अब अपना ब्रांड का जो नाम है वो भारत रखकर ही यूरिया बेचेगी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपने सुना होगा। बात करें इसकी शुरुआत कब होती है? 24 फरवरी 2019 को, जिसमें किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना।